आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम 12th क्लास के चैप्टर 3 अंतर्गत हम लोग इसी चैप्टर में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी देशों के बारे में समझ चुके हैं। चैप्टर का नाम समकालीन दक्षिण एशिया है और इसी के तहत हम आज श्रीलंका के बारे में भी समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से श्रीलंका की जो समस्या थी वो कुछ महीने में अलग थी। श्रीलंका में न तो सैन्य तख्तापलट हुआ और न ही वहाँ पे कभी सैनिक शासन स्थापित हुआ और न ही वहाँ पे कभी राजतंत्र बहाल हुआ। लेकिन फिर भी श्रीलंका में भी 1948 में जब श्रीलंका को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिला, उसके बाद के वर्षों में 70-80 के दशक में खास करके श्रीलंका को सामना करना पड़ा जातीय संघर्ष का। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो सिलोन था। सिलोन के नाम से पहले श्रीलंका को जानते थे और 1948 में श्रीलंका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ। जैसे भारत भी ब्रिटिश का ही गुलाम था, तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। और यहाँ के समाज में जो है सिंगली समुदाय के लोग जो है बहुसंख्यक लोग हैं श्रीलंका के समाज में। और साथ ही साथ जो तमिल लोग हैं, तमिल वो अल्पसंख्यक समुदाय है, वहाँ पे उनकी संख्या कम है। तो तमिल में भी बहुतायत पैमाने पे वो लोग वहाँ पे रह रहे थे जो कभी न कभी एक टाइम पे वो भारत से माइग्रेट हो करके वहाँ पे जा कर के बस गए। खास करके जो श्रीलंका का जो उत्तर पश्चिम का जो भाग था, उन हिस्सों में जा कर के वो बस गए। श्रीलंका में आज़ादी बाद की स्थिति जो थी वो दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थोड़ी भिन्न थी। यहाँ चुनौती न तो सेना की थी, जैसे कि हमने ऊपर भी बात किया, और न ही राजतंत्र की स्थापना को लेकर के थी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग एक अलग राज्य के रूप में सामने आया, जिसे कि हम बाद में देखेंगे कि वो तमिल इलम करके डिमांड किया गया था। उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ लंबे समय तक जातीय संघर्ष चलने के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही और श्रीलंका की सरकार देश के आर्थिक स्थिति को बरकरार रखने में सफल हुआ। और ये सब होते हुए भी श्रीलंका का ग्रोथ रेट अच्छा रहा, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी रही, वो एजुकेशन में अच्छा करते रहे। जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में जो चीज़ें बरकरार नहीं रह पाया, और यही सब कारण बना कि इन तीनों देशों का नाम जो मैंने लिया, इन सभी देशों में बराबर जो है सत्ता परिवर्तन जो है सेना के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन श्रीलंका इन चीज़ों से थोड़ा, इनकी यहाँ पे जो समस्या थी वो एक जातीय समस्या थी मुख्य रूप से। अगर बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर में किया जाने वाले जातीय शोषण या जातीय अत्याचार आप कहें या फिर जातीय भेदभाव कहें, ये चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम श्रीलंका की स्थिति को समझते हैं। आप देखिए, ये अपना प्यारा देश भारत है और भारत के नीचे ही यहाँ पे श्रीलंका की स्थिति है। ये बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है और यहाँ पे श्रीलंका जो है भारत के ठीक नीचे यहाँ पे श्रीलंका है। और इसके बाद में और साथ ही साथ श्रीलंका भी है। और एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो भारत का जो ये एरिया है, खास करके ये यहाँ तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो इन्हीं लोगों का जो है माइग्रेशन श्रीलंका के इन क्षेत्रों में हुआ था। आइए हम श्रीलंका के मैप में देखते हैं। खास करके इन जगहों से जो है माइग्रेट, भारत के इन एरिया से माइग्रेट होकर के, ये देखिए भारत का ये नीचे का पार्ट है। अपने मैप को अगर आप जानते होंगे तो नीचे का पार्ट है, यहीं से लोग माइग्रेट होकर के खास करके इन क्षेत्रों में आकर के बसे थे, जहां बाद में जो है लिट्टे के द्वारा जो है वहाँ पे तमिल इलम की बात की गई थी। तमिल इलम नाम का जो है
एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी। तो जैसा कि हमने देखा, मुख्य रूप से जो तमिल लोग थे, इन एरिया में वो रहते थे, श्रीलंका के उत्तर पश्चिम एरिया में निवास करते थे। तो यहाँ पे जो मुख्य जो समस्या थी वो सिंगली और तमिलों के बीच में थी। इन दोनों समुदाय के मध्य जो विवाद है, आइए हम उन चीज़ों को देखते हैं। श्रीलंका में दो मुख्य जाति के लोग वहाँ पे रहते हैं। एक जो सिंगली है, बहुतायत में है, लगभग 74% उनकी जनसंख्या है, और दूसरा जो है वो तमिल है, जिनका 18% करीब वहाँ पे जनसंख्या है। अब हम देखते हैं कि दोनों में मुख्य क्या अंतर था और क्या ऐसी वजह रही जो श्रीलंका में इन दोनों जाति के मध्य जो विवाद था वो एक जातीय संघर्ष में परिवर्तित हुआ, और बाद के वर्षों में जा कर के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी करना पड़ा, और किस प्रकार से श्रीलंका जो है 2-3 दशक तक इन चीज़ों से जूझता रहा, इन चीज़ों को हम समझते हैं। जो सिंगली है वो भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पे क्या थे, तो बहुसंख्यक थे, लेकिन ये भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पे अल्पसंख्यक थे, और अधिकतर ये यहाँ के मूल निवासी थे। जो सिंगली लोग हैं, इनका मानना भी था कि श्रीलंका जो है वो सिंगलियों का है, और तमिल लोगों का यहाँ पे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और ये तमिलों को बाहरी समझते थे। और श्रीलंकाई तमिल और जो भारतीय तमिल है, दोनों मिला करके ये कुल इतने ही थे। और भारतीय तमिल जो है कभी जो भारत में रहने वाले लोग थे और जाकर के वो श्रीलंका में बस जाते हैं। अल्पसंख्यक होने की वजह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम था इनके पास में, लेकिन ठीक इसी प्रकार से जो सिंगली था वो बहुसंख्यक था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के होते हुए भी सत्ता पे किसका वर्चस्व था, तो सिंगलियों का वर्चस्व था। लेकिन तमिल लोग अल्पसंख्यक थे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका कम था, और सत्ता के ऊपर में इनका पकड़ जो है वो ना के बराबर था। अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो तमिल लोग थे, इनके साथ में जो है वहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव जो है किया जाता था। किसके द्वारा, तो ये भेदभाव जो है सिंगलियों के द्वारा किया जाता था तमिलों के ऊपर में। और इसका जो वजह था, सबसे मुख्य वजह ये था कि सिंगलियों को लगता था कि वो श्रीलंका जो है वो उन्हीं का है, तमिल वालों का यहाँ पे कोई हक नहीं है श्रीलंका में रहने का। इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है क्या स्टार्ट होता है वहाँ पे, तो बहुसंख्यकवाद का जो है संस्थागत रूप हम एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद में हम संघर्ष के ऊपर में आएंगे। तो बहुसंख्यकवाद के अगर आप संस्थागत रूप को देखो कि किस प्रकार से सिंगलियों का वर्चस्व वहाँ पे सत्ता पे काबिज होता है, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक 1956 का सिंगली एक्ट है वहाँ पे। जिस सिंगली एक्ट के तहत जो है सिंगली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया था, और जो तमिल लोग थे वो तमिल बोलने वाले लोग थे, तमिल समुदाय के लोग। और अगर सिंगली को एकमात्र सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका क्या हुआ, तो भाषाई वर्चस्व स्थापित हो गया सिंगलियों का, और शिक्षा और सरकारी नौकरी जैसी चीज़ों में इनको वरीयता कम दिया जाने लगा तमिल लोगों को। और सिंगली एक्ट 1956 आने के बाद से जो है तमिल शिक्षा और रोजगार से लगभग जो है बाहर होते चले गए। तो इस प्रकार से जो ये सिंगली थे, इनका वर्चस्व जो है सत्ता के ऊपर में बढ़ता चला गया, प्रशासन में बढ़ता चला गया, और इस समाज में धीरे धीरे एक शक्तिशाली वर्ग तो थे ही, क्योंकि ये बहुसंख्यक थे, इनकी संख्या अधिक थी, और इन्होंने क्या करा, तो तमिलों का जो है शोषण करना आरंभ कर दिया। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो सिंगली लोग थे उन्होंने क्या करा, तो तमिलों के प्रति इनकी जो उपेक्षा थी, इन चीज़ों को देखते हुए उग्र राष्ट्रवाद की आवाज़ जो है इन्होंने उठाया। जो सिंगली का जो तमिलों के प्रति जो उपेक्षा जो किया जाता था, जो उपेक्षाकृत जो भेदभाव किया जाता था, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए तमिल राष्ट्रवाद का उदय होता है। और इसी क्रम में जो है 1976 में, ये डेट याद रखिए, 1976 में जो तमिल राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, किस वजह से उदय होता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक सिंगली है वो भेदभाव कर रहे हैं किनके साथ में, जो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के लोग हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार से उनका वर्चस्व स्थापित होता है। तो इस एक्ट को याद रखिए, ये एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है सिंगलियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। फिर सिंगली जो है एक सत्ता पे काबिज हो, एक तरीके से वर्चस्व स्थापित करता है, अपने आप को काबिज करता है, और धीरे धीरे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी
रूप से जो है जो तमिल लोग हैं वो वहाँ पे पिछड़ जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या होता है, तो तमिल उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है और सबसे पहला जो कदम उठाया जाता है 1976 में बेलू पिल्लई प्रभाकरन ने क्या करा, तो तमिलों के लिए एक लिट्टे नामक जो है संस्था का स्थापना किया। बेलू पिल्लई प्रभाकरन, आप याद रखिए, ये लिट्टे के संस्थापक थे। इन्होंने 1976 में लिट्टे की स्थापना की और यही लिट्टे 1983 के बाद से तमिलों की मांग को लेकर के श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष आरंभ करता है। और बाद के वर्षों में जाकर के श्रीलंका की स्थिति ऐसी होती है कि भारत सरकार के द्वारा जो है वहाँ पे शांति सेना भेजा जाता है, जो शांति सेना भी वहाँ पे जाकर के फंस जाता है और वापस शांति सेना को भारत सरकार को बुलाना पड़ जाता है। यानी कि वहाँ की जो समस्या थी इतनी विकराल थी कि समस्या सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो लिट्टे थे उसको बाद में हम देखेंगे अभी आगे चल कर के किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवादी संगठन तक घोषित किया गया और 2009 में जाकर के अंततः जो है लिट्टे समाप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं लिट्टे की जो स्थापना है 1976 में हुई और 1983 से जो है लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह आरंभ किया। और लिट्टे की मुख्य मांग की थी क्या थी, ये याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि तमिल इलम से आप क्या समझते हैं। तो जब भी तमिल इलम पूछा जाएगा तो आप लिट्टे के बारे में ज़रूर बताएंगे कि लिट्टे की स्थापना क्यों हुई, किसके द्वारा किया गया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। और लिट्टे की जो मुख्य मांग थी वो तमिल इलम थी। तो व्हाट इज़ तमिल इलम? तमिल इलम क्या है? तो श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग थी। और अलग राष्ट्र वो कैसे बनता, तो देखिए जिस एरिया में ये रहते थे, ये कहाँ पे रहते थे, इनका जो मुख्य एरिया था तमिलों का, ये एरिया था, इसी को लेकर के ये तमिल इलम बनाना चाहते थे। इन एरिया को लेकर के तमिल इलम का एरिया ये होता। तो ये उनका जो है मुख्य मांग था कि जो श्रीलंकाई तमिल है उनके लिए तमिल इलम नाम का एक जो है अलग देश बनाया जाए। श्रीलंका के उत्तर पूर्व भाग में जो है लिट्टे का नियंत्रण था। उत्तर पूर्व भाग में जो मैंने हिस्सा अभी आपको मैप पे मार्क करके दिखाया, जो भारत से भी नज़दीक का हिस्सा है, क्योंकि उसके ऊपर भारत का ही भाग आता है, भारत का ही क्षेत्र है। तो श्रीलंका के उत्तर पूर्व भाग में जो लिट्टे का नियंत्रण था, जो तमिल का गढ़ था, वहाँ पे लिट्टे ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर रखा था। तो आप तमिल इलम समझ गए, एक अलग राष्ट्र की मांग थी किसके लिए, तो श्रीलंका में जो तमिल लोग रह रहे थे, तमिल समुदाय के लोग रह रहे थे उनके लिए। इसी तमिल इलम की मांग को लेकर के श्रीलंकाई सेना के साथ में लिट्टे ने क्या करा, तो सशस्त्र संघर्ष आरंभ किया था। अब लिट्टे का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका फुल फॉर्म था। ये याद रखिए, एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिट्टे की मुख्य मांग तमिल इलम है और इस चीज़ को लेकर के सशस्त्र संघर्ष चल रहा है श्रीलंका में। और इसी बीच में क्या होता है, तो भारत सरकार की एंट्री होता है 1987 में ही भारत सरकार की एंट्री होती है श्रीलंका में। श्रीलंका के तमिल समुदाय के सगे संबंधी जो है भारत में रहते थे, क्योंकि उनके पूर्वज यहाँ के रहने वाले थे। वो बहुत लोग यहाँ से माइग्रेट होकर के श्रीलंका जा कर के बस गए थे। तो वहाँ चल रहे सशस्त्र संघर्ष में तमिल के साथ जो हिंसा हो रहा था, उन चीज़ों को देखते हुए जो भारतीय तमिल समुदाय भारत के जो थे, उन्होंने भारत सरकार के ऊपर में दबाव बनाया और श्रीलंका तमिल समुदाय के हित के संरक्षण को लेकर के जो है दबाव बढ़ाया गया भारतीय तमिल समुदाय के द्वारा। इसी वजह से भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मामले में प्रत्यक्ष रूप से जो है शामिल होता है। और 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका की सरकार से एक समझौता करता है। ये नहीं कि बिना बताए, बिना कुछ बोले ऐसे ही भारत जो है शांति सेना लेकर के श्रीलंका में पहुंच जाता है उनके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए। प्रॉपर 1987 में भारत सरकार श्रीलंका की सरकार से एक समझौता करता है और समझौते के तहत श्रीलंका सरकार और लिट्टे के मध्य चल रहे संघर्ष को सामान्य करने के लिए सेना भेजा गया, जिसका नाम दिया गया शांति सेना। ये आप याद रखिएगा, शांति सेना कहाँ पे भेजा गया था और किस लिए भेजा गया था, ये एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है शांति सेना के बारे में। अब देखिए शांति सेना का क्या प्रभाव पड़ता है जो भारत सरकार के द्वारा शांति सेना श्रीलंका में भेजा जाता है। पहला तो ये था कि शांति सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में वहाँ पे फंस गई थी।
शांति सेना से कंट्रोल नहीं हो पाया वो संघर्ष वहाँ का श्रीलंका में, न तो संघर्ष विराम हो पाया, न तो संघर्ष सामान्य हो पाया। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी और बाकायदा वहाँ पे शांति सेना जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई थी, क्योंकि जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को नकारात्मक रूप में लिया। उनको ऐसा लगा कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामले में जो है हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए जो वहाँ पे जातीय संघर्ष चल रहा था वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे जो है। 1987 में इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार को जो है शांति सेना को वापस बुलाना पड़ा और भारत सरकार लिट्टे की समस्या को सॉल्व करने में वहाँ पे नाकामयाब हो गई। इसके बाद में जातीय संघर्ष की समाप्ति किस प्रकार से होती है ये देखिए, लिट्टे के ऊपर में क्या कार्रवाई किया जाता है ये देखिए। श्रीलंका सरकार की सैन्य समाधान जो है श्रीलंका सरकार के द्वारा किया गया, किस चीज़ के लिए, तो जातीय संघर्ष की समाप्ति के लिए। अब सैन्य कार्रवाई क्या था इसमें, सैन्य समाधान क्या था, तो सेना का व्यापक उपयोग किया गया, किसके द्वारा, तो श्रीलंका के सरकार के द्वारा। उत्तरी और उत्तर पूर्वी प्रांतों पर लगातार अभियान चला गया। वो प्रांत जिसके ऊपर में लिट्टे का नियंत्रण था उस पर लगातार जो है क्या चलाया गया, तो सैनिक अभियान चलाया गया और लिट्टे के ठिकानों पर जो है नियंत्रण किया गया। दोस्तों इस समय तक लिट्टे भी मजबूत हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, संगठन इनका मजबूत हो गया था, इनको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलने लगा था, इनके पास में अस्त्र शस्त्र सब कुछ इकट्ठे हो चुके थे। तो इस प्रकार से लिट्टे वहाँ पे अपना प्रभाव जमाने में सक्षम था। इसीलिए श्रीलंकाई सेना को अधिक संघर्ष करना पड़ा लिट्टे को शांत करने में, लिट्टे को समाप्त करने में। इसी क्रम में अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष की समाप्ति किस प्रकार से हुई, तो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका श्रीलंका सरकार की सैन्य समाधान। सैन्य समाधान के तहत श्रीलंका की सरकार ने अपने सैनिक का उपयोग किया और साथ ही साथ जो लिट्टे का जो ठिकाना था उस पर वहाँ पे लगातार जो है अभियान चलाया गया और जो उत्तरी और उत्तर पूर्व के हिस्से थे उस पर लगातार अभियान खास करके चलाया गया था वहाँ पे, क्योंकि यहीं पे तमिल समुदाय के लोग भी थे और लिट्टे ने इसको अपने गढ़ के रूप में बना रखा था। इसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था। जैसे मैंने लिट्टे के बारे में बताया कि लिट्टे को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलता था, यूरोप और अमेरिका ने लिट्टे के फंडिंग पर रोक लगा दी और भारत समेत अन्य देशों के द्वारा लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रकार से लिट्टे की छवि जो है दिन प्रतिदिन धूमिल होती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बंद होने से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया लिट्टे, अस्त्र शस्त्र की खरीदारी करने में असक्षम होता चला गया। फिर लिट्टे पर जो है सैन्य हार का खतरा किस प्रकार से आता है वो देखिए। संघर्ष का औपचारिक अंत जो है 2009 में होता है और इस समय तक श्रीलंका सेना ने लिट्टे को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया था और 2009 में लिट्टे का जो प्रमुख था प्रभाकरन वो मारा जाता है और संगठन का पूरा सैन्य ढांचा जो है ख़त्म कर दिया गया और तमिल इलम की मांग भी जो है समाप्त हो जाती है। फाइनली 2009 वो साल था जो 1983 से जो संघर्ष लिट्टे ने आरंभ किया था, जिस लिट्टे की स्थापना 1976 में हुई थी, वो जाकर के 2009 में समाप्त हो जाता है और श्रीलंका में जो है अगर देखें तो जातीय संघर्ष की जो है समाप्ति हो जाती है। और इन सब चीज़ को देखते हुए भी सारी घटना के बावजूद भी श्रीलंका दक्षिण एशिया के जो अन्य देश थे जहाँ पे सैनिक विद्रोह, राजतंत्र, ये सारी समस्याएं रही, उन सब के बावजूद भी श्रीलंका की जो परिस्थिति थी वो बेटर रही। उन्होंने एजुकेशन में अच्छा किया, अन्य देशों के मुकाबले, अन्य दक्षिण एशिया के देशों के मुकाबले ग्रोथ रेट उनका अच्छा रहा। तो वर्तमान समय में श्रीलंका में सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। बाकी जो दक्षिण एशिया के देश है, खास करके अभी जो 2-3 देश है उनमें तो काफ़ी ही स्थिति गंभीर है। जैसे कि नेपाल में एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे नया संविधान बनने वाला है। और बांग्लादेश की भी स्थिति यही है, वहाँ पे भी विद्रोह के बाद से शेख हसीना निर्वासित हो चुकी है, नई सरकार बनी हुई है जो जनता के द्वारा निर्वासित नहीं है। और पाकिस्तान की भी हमने चर्चा किया था पहले कि किस प्रकार से पाकिस्तान में भी जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उनको मजबूत बनाया जा रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में हो सकता है कि फिर से एक बार कभी सैनिक तख्तापलट देखने को हमें मिले। इस प्रकार से अभी इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें जो रह गई है वो हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है
और साथ ही साथ उसके बाद में हम भारत के जो अन्य दक्षिण एशिया के देशों के साथ में जो संबंध है उन चीज़ों को देखेंगे। तो आज की वीडियो की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग इसी तरीके से देखते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें।